हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सीमित सरकार। ये प्रश्न IAS की परीक्षा में 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्याशात्मक या प्रेसिडेंशियल स्वरूप की सरकार की विशेषता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, यह विधायी और कार्यपालिका कृत्यों को पृथक नहीं करता। तीसरा है, राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है। और चौथा ऑप्शन है, राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अमेरिका के राष्ट्रपति को देख सकते हैं, वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? अब इसमें 4 वाक्य लिखे गए हैं। पहला है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। दूसरा वाक्य है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। तीसरा है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। और चौथा वाक्य है, कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। केवल तीसरा वाक्य सही है, या फिर तीसरा और चौथा वाक्य सही है, या फिर दूसरा, तीसरा और चौथा वाक्य सही है, या फिर पहला, तीसरा और चौथा वाक्य सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, केवल तीसरा वाक्य सही है, यानी कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है। ये ऑप्शन सही है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा ये गलत है। अगर हम पहले वाक्य की बात करें, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, तो ये भारत के संदर्भ में सही है, जबकि अमेरिका के संदर्भ में गलत है। वहीं दूसरे वाक्य की बात करें, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, तो ये भारत के संदर्भ में गलत है, जबकि अमेरिका के संदर्भ में सही है। तीसरा ऑप्शन समान है। जबकि अगर हम चौथे वाक्य की बात करें, उच्च सदन में मनोनीत सदस्य होते हैं, तो ये भारत के संदर्भ में सही है, जबकि अमेरिका के संदर्भ में गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, उदारवादी लोकतंत्र व्यक्ति तथा उसकी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है। दूसरा कथन है, उदारवादी लोकतंत्र इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय स्वयं ले सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है। इन दोनों वाक्यों में से संवैधानिक सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसमें दूसरा कथन सही है। संवैधानिक सरकार वह होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। और ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा कथन है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा कथन है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। इसमें बताना है कौन कौन से कथन सही है। तो अगर हम इन कथनों पर चर्चा करें तो पहला जो है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये सही है पहला। दूसरे की बात करें, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये कथन गलत है। भारत के संदर्भ में राज्य का या भारत का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? इसमें 3 वाक्य दिए गए हैं। पहल या इनिशिएटिव, वापस बुलाने का अधिकार, जनमत संग्रह। अगर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में विशेषताओं की बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही विशेषताएं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। ऑप्शंस दिए गए हैं। निश्चित भूभाग के अभाव के कारण, जनसंख्या के अभाव के कारण, सरकार के अभाव के कारण, संप्रभुता के अभाव के कारण। अगर हम इस पर बात करें तो निश्चित भूभाग तो निश्चित था ही, जनसंख्या भी थी, सरकार भी था,
परंतु जो सरकार थी वह संप्रभु नहीं थी, क्योंकि उसे आदेश ब्रिटेन की सरकार से लेना पड़ता था। इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है अमेरिका से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, भूतपूर्व सोवियत संघ से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं, शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी होता है। दूसरा कथन है, कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। शासनाध्यक्ष जो होता है वो राज्याध्यक्ष भी होता है और कार्यपालिका को अधिकार होता है कि वह विधायी कार्यों पर वीटो लगा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, राज्य के चारों तत्व वैकल्पिक रूप से अनिवार्य होते हैं। दूसरा कथन है, यदि चारों तत्वों में से एक भी अनुपस्थित हो जाता है तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, या फिर दोनों कथन गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है जबकि पहला वाला गलत है। अगर हम राज्य के चारों तत्वों की बात करें तो ये चारों तत्व होते हैं भूभाग, दूसरा होता है जनसंख्या, तीसरा होता है सरकार और चौथा होता है संप्रभुता। इन चारों तत्वों का होना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। यदि इनमें से एक भी नहीं होते तो फिर राज्य की अवधारणा निरर्थक रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, वर्तमान में अमेरिका संघ यानी कि फेडरेशन ना होकर परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन बन गया है। वहीं दूसरा कथन है, एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। अगर हम इन कथनों की जांच करें तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है, पहला कथन गलत है जबकि दूसरा कथन सही है। इस हिसाब से सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघ की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियाँ होती हैं, न्यायालयों को संविधान और सरकार की विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वचन करने की शक्ति है। तीसरा ऑप्शन है, राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है। चौथा ऑप्शन दिया है, सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ नहीं होती हैं बल्कि इनकी शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता के कारण है। इसमें चार कथन दिए गए हैं। पहला है, भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरा कथन है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियां हैं। तीसरा कथन है, भारत एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका में है। और चौथा कथन है, भारतीय समाज की तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये चारों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, विसंबंधन और वर्ग संघर्ष, वैयक्तिक स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वैयक्तिक स्वतंत्रता समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ऑप्शंस दिए गए हैं, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। इसका जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वह ऑप्शन डी है, यानी कि स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, उदार लोकतंत्र के समर्थकों के अनुसार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हेतु निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, एक से अधिक राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों की उपस्थिति होनी चाहिए, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, निश्चित अंतराल के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने चाहिए, विभिन्न हित समूहों और दबाव समूहों को सरकार पर दबाव डालने की आज़ादी होनी चाहिए। बताना है इन चारों कथन में से कौन से सही हैं। तो अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4 ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
तो इन चारों ऑप्शनों में से संसदीय प्रणाली की सरकार को जो सबसे उचित या सबसे प्रमुख तरीके से व्याख्यात करती है वह है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है राजनीति सैद्धांतिकी। आगे 3 कथन लिखे हुए हैं। संविधान को आकार देने वाले सिद्धांतों एवं विचारों से संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अर्थों को स्पष्ट करती है। राजनीति सिद्धांतिकी विधि के शासन, शक्ति पार्थक्य तथा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांतों की अर्थवत्ता का परीक्षण करती है। बताना है उपरोक्त दिए गए तीनों कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं संघात्मक व्यवस्था, परिसंघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एकात्मक व्यवस्था। वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर होता है उसे एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का निम्नलिखित में से कौन सा एक है। ऑप्शंस दिए गए हैं सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नामात्र की कार्यपालिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है। बाकी सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नामात्र की कार्यपालिका दोनों जगह की संसदीय प्रणाली में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं सहमति, तर्कसंगत प्रज्ञा, शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति, सार्वजनिक कारण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति। अगला प्रश्न है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहलाने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं एकात्मक व्यवस्था, परिसंघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परिसंघात्मक व्यवस्था। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन परिसंघात्मक व्यवस्था के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें सरकार के 2 सुस्पष्ट स्तर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में सुस्पष्ट निर्धारित होती हैं। तीसरा ऑप्शन है सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय को इन उपबंधों के निर्वचन और विवाद के मामलों में मध्यस्थम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबद्ध है। ऑप्शंस दिए गए हैं JB कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, विनोबा भावे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं परिसंघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। अगला प्रश्न है संघीय शासन प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीति प्रणाली में नहीं पाया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं दोहरी नागरिकता, परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के निर्वचन में न्यायालयों का प्राधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता भारतीय संघीय प्रणाली में नहीं पाई जाती है। अगला और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्ति करता है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। दूसरा ऑप्शन है ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। चौथा ऑप्शन है उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हंसोमुख दशा में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। इस प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था का यह सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।